हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे भागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग कक्षा 10 का बायोलॉजी विषय पढ़ रहे हैं। इस बायोलॉजी विषय का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1 हमारा है क्या? लाइफ प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम अध्याय का ये 9वां भाग है। इस जैव प्रक्रम अध्याय का 9वां भाग है। 8 भाग इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे। तो 8 भाग में हमने पढ़ लिया है कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम कितने चरणों में संपन्न होता है। जैव प्रक्रम का पहला चरण न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के विषय में पढ़ लिया हमने। जैव प्रक्रम का दूसरा चरण अर्थात श्वसन के विषय में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब जैव प्रक्रम का तीसरा चरण हम लोग आज से शुरू करेंगे। तो इस जैव प्रक्रम का जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट चरण है वह होता है सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण। है क्या? हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के विषय में। और अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र, अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। है क्या? शुरू में हमने क्या किया था? भोजन किया था। न्यूट्रिशन में भोजन कहाँ पहुंचा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में पच गया था। और पचने के बाद जो उसमें पोषक तत्व थे वह ब्लड कैपिलरीज में क्या हुआ कि ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड में आए थे और ब्लड से शरीर के सभी अंगों के ऊतकों तक पहुंच रहे थे। दूसरा हमने कहा कि शरीर के ऊतक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एनर्जी कैसे मिलेगी? तो एनर्जी के लिए हमने पढ़ा था श्वसन। और श्वसन करते समय जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ऑक्सीजन कोशिका में जाएगा और उस कोशिका के कोशिकांगक माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और उस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या? आपका दहन होगा भोजन का। और दहन के बाद मिलेगा क्या? एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक, तो हमको एनर्जी मिल गई, भोजन का पाचन हो गया। अब जो है ये देखना है हमको कि दूसरा कि यह जो पोषक तत्व हैं जो शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच रहे हैं, आखिर ये कैसे पहुंचते हैं? ब्लड कैपिलरीज उन पोषक तत्वों को कैसे ब्लड में मिलाती है? ये ब्लड क्या है? ब्लड के विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि ब्लड के विषय में आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे। ऊतक जो आपका चैप्टर है तरल संयोजी ऊतक, उस तरल संयोजी ऊतक में आप लोग पढ़े होंगे ब्लड के विषय में। ठीक है, इसलिए कक्षा 10 में ब्लड 9 दे करके आपको उत्सर्जन तंत्र के विषय में दिया है, अर्थात जो उत्सर्जन तंत्र परिसंचरण तंत्र के विषय में दिया है। यानी कि परि मतलब चारों तरफ, संचरण मतलब घूमना। परि मतलब चारों तरफ, संचरण मतलब घूमना। तो चारों तरफ कैसे घूम रहा है वह पोषक तत्व ब्लड के साथ मिल करके कैसे पूरे शरीर में सारे अंगों तक चारों तरफ यह कैसे घूम रहा है, इसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम लोग छोटे अगर जीव जंतु, कुछ पक्षियां, मछलियां, उभयचर, सरीसृप को छोड़ दिया जाए और हम लोग बात किया जाए ह्यूमन के केस की, मनुष्य में, तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है वह आपके सामने फिगर में बना रखे हैं हम। यह फिगर से आपको परिसंचरण तंत्र आप टोटली समझाने की कोशिश करेंगे। आपके सिलेबस में भी मनुष्य का ही परिसंचरण तंत्र का जिक्र है, इसलिए आप लोग सिर्फ मनुष्य का परिसंचरण तंत्र डिटेल में पढ़िए। उतना डिटेल में भी नहीं आपको पढ़ना है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। इसको पूरे डिटेल में कक्षा 11 में पढ़ना है। देख लीजिए है क्या? तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है, जो ब्लड शरीर में घूमेगा, तो एक बात ध्यान रखिए कि जैसे पानी है, पानी क्या है? जमीन से निकलता है, तो मोटर से पानी तो नीचे गिरता है, लेकिन 3 मंजिला 4 मंजिला मकान है और ऊपर पानी ले जाना है, टंकी में भरना है और टंकी में से पूरे घर में अगर सप्लाई करना है। तो ये सिस्टम, ये फिजिक्स जो डेवलप हुआ है, ये फिजिकल एक्टिविटी है फिजिक्स ना।
ये जो फिजिक्स डेवलप हुआ है, ये फिजिक्स हमारे बायोलॉजी से ही डेवलप हुआ है। जैव शरीर को, इस शरीर को देख करके ही ये फिजिक्स की चीजें बनाई गई हैं। तो ठीक हमारे शरीर में जैसे क्रियाएं होती हैं ऐसे बनाया गया है कि पानी जो है जमीन से निकल रहा है, मोटर नीचे गिरा रहा है, लेकिन मोटर से पानी पहले चढ़ेगा टंकी में, और टंकी में से क्या होगा, पूरे घर में सप्लाई दे दी जाती है, सप्लाई आती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे टंकी की जरूरत पड़ रही है उस पानी को चारों तरफ सप्लाई करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य में जो है, मनुष्य में भी एक टंकी पाई जाती है, एक पंपिंग आर्गन पाया जाता है, पंपिंग आर्गन पाया जाता है, पंप करने वाला आर्गन। वह कौन सा आर्गन है, वह है आपका हार्ट। वह क्या है, आपका हार्ट। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके विषय में, हार्ट के विषय में पढ़ेंगे, हृदय के विषय में पढ़ेंगे, मनुष्य के हृदय के विषय में पढ़ेंगे। तो मनुष्य का हृदय है क्या, मनुष्य का हृदय मुट्ठी के समान एक संरचना है, मुट्ठी के समान संरचना है, जो दैहिक चाप में बाईं तरफ, लगभग बाईं तरफ, एकदम बाईं तरफ नहीं स्थित होता है, बल्कि ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है एकदम यही किनारे पर स्थित होता है। ठीक है, बाईं तरफ यह हार्ट स्थित होता है, हृदय स्थित होता है, जो कि क्या है, पंपिंग आर्गन है, और यह ब्लड को पंप करता है, शरीर के सभी भागों में ब्लड को पंप करता है, और शरीर के सभी भागों से, जैसे मोटर में पानी आता है, मोटर से पानी टंकी चढ़ता है, तो ऐसे पूरे शरीर से ब्लड पहले पहुंचेगा किसमें, हार्ट में पहुंचेगा, और हार्ट से कहाँ पहुंचेगा, पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्रियाएं होती हैं। तो इन क्रियाओं को संपादित करने में कौन कौन से पार्ट, हृदय के भाग लेते हैं, इसके विषय में समझना है हम लोगों को। तो परिसंचरण तंत्र में यह हृदय है मनुष्य का, देख लीजिएगा, डिटेल में देख लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या तो फिर बना लीजिएगा। ठीक, हट जा रहे हैं, देख लीजिएगा इसको ध्यान से, और इसी को आपको बनाना है, आपके बुक में जो दिया है, परेशान मत होइएगा, अभी इसको समझा दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो मनुष्य का हृदय होता है वह 4 कक्षीय होता है। कितना होता है, 4 कक्षीय होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। ठीक, एक चेम्बर्ड ए है, एक चेम्बर्ड ए है, एक ए है, एक ए है, तो 1 2 3 4 चेम्बर का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय मुट्ठी के समान संरचना है, यह एक पंपिंग आर्गन है। ठीक, इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4 चेम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जैसे बता रहे हैं ऐसे लिख भी लीजिएगा। 4 कक्ष इसमें होते हैं। यह जो बनी होती है, जो पूरी यह हार्ट बना होता है, यह कार्डियक मसल्स से बना होता है। कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप लोग। यह बना होता है हार्ट किससे, कार्डियक मसल, जिसे कहते हैं हृदय पेशियां, हृदय पेशियां कार्डियक मसल से बना होता है। ठीक है, और इस हृदय के चारों तरफ, इस हृदय के चारों तरफ पाई जाती है झिल्ली, पाई जाती है झिल्ली, जो डबल मेम्ब्रेनस होती है। उस डबल मेम्ब्रेनस झिल्ली का जो नाम है वह पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। क्या नाम है, पेरी मतलब चारों तरफ, कार्डियक मतलब क्या, हृदय, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली। तो ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। तो पेरी का मतलब हो गया चारों तरफ, पेरी माने चारों तरफ, कार्डियक का जिक्र जहां भी आएगा तो समझ लीजिएगा हृदय की बात हो रही है। तो यह हृदय के चारों तरफ की झिल्ली है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, हृदय के चारों तरफ एक द्विस्तरीय, कितने द्विस्तरीय डबल मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं हम लोग। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर भरा रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है। जो 2 झिल्ली पाई जाती है ना, इसके दोनों तरफ जो 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, तो इन दोनों झिल्लियों के बीच में, इन दोनों झिल्लियों के बीच में भरा रहता है, क्या है आपका, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, फ्लूइड मतलब द्रव,
ठीक है। तो पेरी माने चारों तरफ, कार्डियल का मतलब हृदय है, हृदय के चारों तरफ भरा हुआ द्रव है। तो ये जो है आपका देख लीजिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, द्विस्तरीय झिल्ली है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो द्रव भरा रहेगा उस द्रव को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। कंफर्म हुआ इतना बात कंफर्म हो गया। अब देखिए कि ये जो हार्ट है, यह पूरा हार्ट, ये इसकी जो दीवार है, हार्ट की जो दीवार है वह 3 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। कितने स्तर से मिलकर के बनी होती है? 3 स्तर, यानी कि 3 लेयर होता है। 3 स्तर से मिलकर बनी होती है। उस 3 स्तरों का नाम क्या है आपका? इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो आप लिख भी लीजिएगा, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। यह 3 प्रकार के मसल से बना होता है। कौन? हृदय। आप लोग इतना जान गए, हृदय एक मुट्ठी के समान संरचना है। यह मनुष्य में पाया जाने वाला पंपिंग आर्गन है, जो ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में और पूरे शरीर से ब्लड को लेता भी है। और हृदय जो है वह द्विस्तरीय झिल्ली से ढका रहता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। यह पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के झिल्लियों के बीच में भरा रहता है द्रव, उस द्रव को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। कंफर्म। और यह जो हृदय है, इस हृदय की दीवार 3 स्तर से मिलकर बनी होती है। बाहरी वाली स्तर को इपिकार्डियम, बीच वाली स्तर को मायोकार्डियम और अंदर वाली स्तर को, सबसे अंदर वाली स्तर को एंडोकार्डियम कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इतना। अब इसके बाद देखिए हृदय में शरीर के चारों तरफ से, यानी कि हृदय में जो है वह शरीर के चारों तरफ से जो ब्लड आता है, हृदय में शरीर के चारों तरफ से ब्लड आता है। तो हृदय जो है वह बटा हुआ है कितने कक्षों में? 4 कक्षों में। 2 चीजों को बात देखिए, हृदय बटा हुआ है 4 कक्षों में। तो जो 4 कक्षों में बटा होता है, ऊपर के 2 कक्ष छोटे होते हैं, नीचे के 2 कक्ष बड़े होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष छोटे, नीचे के दोनों कक्ष बड़े होते हैं। ऊपर के कक्षों को हिंदी में कहते हैं निलय, और अंग्रेजी में कहते हैं आर्टरियम। हिंदी में कहते हैं निलय, निलय नहीं, अलिंद। ऊपर के कक्षों को हिंदी में कहते हैं अलिंद, ठीक है, और अंग्रेजी में कहते हैं आर्टरियम। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है। तो लेफ्ट में पाया जाएगा जो ऊपर वाला अलिंद, उसे कहेंगे लेफ्ट आर्टरियम या बाया अलिंद। क्या कहेंगे? लेफ्ट आर्टरियम या बाया अलिंद कहेंगे। और जो दाहिने साइड में पाया जाएगा कक्ष, उसे कहेंगे दाया अलिंद या राइट आर्टरियम। दाया अलिंद या राइट आर्टरियम कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। हृदय 4 कक्षों से मिलकर के बना है। ऊपर के 2 कक्ष छोटे, नीचे के 2 कक्ष बड़े होते हैं। ऊपर के कक्षों को, दाहिने तरफ पाए जाने वाले कक्ष को दाया अलिंद कहते हैं, अंग्रेजी में राइट आर्टरियम कहते हैं। और ऊपर के तरफ, बाएं तरफ पाए जाने वाले छोटे कक्ष को लेफ्ट आर्टरियम या बाया अलिंद कहते हैं। नीचे के तरफ जो बड़ा वाला कक्ष पाया जाता है, दाहिने तरफ पाए जाने वाले कक्ष को दाहिना निलय या राइट वेंट्रिकल कहते हैं। दाहिना निलय या राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और बाएं तरफ पाए जाने वाले बड़े कक्ष को लेफ्ट वेंट्रिकल या बाया निलय कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल या बाया निलय कहते हैं। ठीक, ये 2 चीजें कंफर्म हो गई। इसके बाद चलिए, इसके बाद क्या हम लोगों को देखना है कि ये जो हार्ट है, हार्ट में जो ब्लड आता है
पूरे शरीर से जो ब्लड आता है, तो हमारे शरीर देखिएगा नीचे से यहाँ पर हार्ट है हमारा, तो नीचे से जो आती हैं कैपिलरीज, जो वेन्स हैं, दो चीजें होती हैं हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। हमारे शरीर में दो चीजें होती हैं, इसको बताया जाएगा डिटेल में। एक होता है वेन होता है और एक होता है आर्टरी होता है, ठीक है। एक वेन होता है और एक आर्टरी होता है। तो आर्टरी में क्या बहता है हमारा, आर्टरी में क्या बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, और वेन में क्या बहता है हमारा, अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। तो वेन में अशुद्ध रुधिर, आर्टरी में क्या है, शुद्ध रुधिर बहता है। तो शरीर के सारे अंगों से नीचे से ऐसे आपका वेन्स आए रहते हैं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं, सारी छोटी नहीं पतली नलिकाएं होती हैं। आगे चलकर वह एक शाखा के रूप में बढ़ती है, वेन्स से वेन्यूल बनता है, ठीक है। तो वह वेन्स आगे चल करके यहाँ से नीचे से पैर से लेकर के यहाँ से ये शरीर के नीचे वाले भाग से हार्ट को, ऐसे हार्ट को ब्लड पहुंचता है, ऐसे हार्ट को यहाँ पर ब्लड पहुंचता है, ऐसे देखिए शरीर के सारे भाग से ऐसे ब्लड पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा, आपके इंफीरियर वेना केवा के पास। किसके पास पहुंचेगा, इंफीरियर वेना केवा, देखिए यहाँ पर बनाए हैं, इंफीरियर वेना केवा के पास पहुंचता है। हार्ट की ऊपर वाली ओपनिंग है, ऊपर की तरफ पाई जाती है, तो इंफीरियर वेना केवा के पास पहुंचता है। यह इंफीरियर वेना केवा शरीर की सबसे बड़ी वेन है। क्या है, सबसे बड़ी वेन है, वेन, ठीक है। आर्टरी को हिंदी में कहते हैं धमनी और वेन को कहते हैं सीरा। इसको कहते हैं धमनी और इसको कहते हैं सीरा, ठीक है। तो ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा शरीर की सबसे बड़ी वेन है, शरीर की सबसे बड़ी सिरा है। यहाँ से इस शरीर के सारे अंगों से अशुद्ध रुधिर आता है और इसमें पहुंचता है अलिंद में, दाएं वाले अलिंद में पहुंचता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट है, मस्तिष्क वाला पार्ट है, तो मस्तिष्क से लेकर के चेहरे से लेकर के हार्ट तक का जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लड है, ये पहुंचता है किसके द्वारा, सुपीरियर वेना केवा के द्वारा। देखिए थोड़ा छोटा है इसकी तुलना में। तो ऊपर से ब्लड जो आ रहा है यह सुपीरियर वेना केवा के द्वारा आ रहा है। यह भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह भी पहुंच रहा है दाया अलिंद में, ठीक। तो देखिए जो दाहिने वाले अलिंद में ब्लड पहुंचा है, वह ब्लड कैसा है आपका, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों की मात्रा उसमें अधिक है, क्योंकि वह शरीर के तो सारे अंगों से मिल करके आ रहा है ना। और भोजन के पाचन के उपरांत उसमें जो जो कंपोनेंट बने होंगे वह अपने सरल अवयवों में टूटेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देंगे, जल भी देंगे, ठीक है। पढ़े थे आप लोग श्वसन में, एनर्जी जब मिली थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अधिक मात्रा में होती है, तो यह अधिक मात्रा में, इसीलिए इसको देखिए हरे कलर से लिखे, नीले या हरे कलर से लिखे हैं इसको। तो नीला हरा कलर में लिखे हैं, तो इसका मतलब नीला हरा का मतलब हो गया है आपका कि अशुद्ध रुधिर वाला भाग, और ये रेड कलर वाला जो हो गया यह शुद्ध रुधिर वाला भाग। यानी कि इसमें जो बहेगा वह कौन सा बहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त, और इसमें जो बहेगा वह ऑक्सीजन विहीन रक्त बहेगा, ठीक। तो ऊपर वाले भाग से ब्लड कौन ले आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा। अब ब्लड पहुंच गया किसमें, आपके अलिंद में पहुंच गया। किस अलिंद में, दाहिने वाले अलिंद में ब्लड पहुंचा। तो जब दाहिने वाले अलिंद में ब्लड पहुंचा, इस समय यह नीले कैसा है आपका, यह नीले जो है आपका शिथिल अवस्था में है, अभी आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब यह संकुचित होगा, जब यह क्या होगा, चूंकि जो इसकी जो मसल्स पाई जाती है, इन मसल्स को कहते हैं पैपिलरी मसल्स। अब इसके विषय में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, छोटे कक्षा में है, 11 में जाएंगे तो बताया जाएगा। तो ये जो मसल्स होते हैं कंट्रैक्ट करते हैं, संकुचन करते हैं। तो जैसे गुब्बारा समझ लीजिए, एक और पानी भरा है, इधर से दबाएंगे तो फंस से क्या होगा, फेंकेगा। तो जब यह नीचे से ऐसे संकुचित होगा, ऐसे नीचे से संकुचित होगा, तो इस पे पड़ेगा प्रेशर। जब प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से वही अशुद्ध रुधिर पहुंच आएगा किसमें,
पहुंचाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुंचाएगा? राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर पहुंचाएगा। इसको नीले कलर से दिखा देते हैं, यहाँ पर पहुंचाएगा आपके, ठीक है। अब ब्लड पहुंचाया आपके वेंट्रिकल में, यहाँ से ब्लड क्या होगा, जब यह फिर अपने शिथिलन अवस्था में आएगा, जब यह फिर शिथिल होगा, तो यहाँ से जब यह शिथिल होगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड फिर फेंकेगा, ओवरफ्लो करेगा। तो ओवरफ्लो करके पुनः इसमें न जाए, इसलिए यहाँ से निकली होती है, ये देख लीजिए, यहाँ से निकला होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकला है? पल्मोनरी आर्टरी। एक चीज याद रखिएगा, चूंकि आर्टरी में बहते हैं क्या, शुद्ध रुधिर बहता है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, आर्टरी में शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन एक अपवाद है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी देखिए निकल रही है, नीला वाला। इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा क्या है, अशुद्ध रुधिर पहुंच जाएगा कहाँ पे, फेफड़े में जाएगा। क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए। देखिए जा रहा है, तो इधर से यह पहुंचेगा आपके दाहिने वाले फेफड़े में। फेफड़ा दो होता है ना, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ। तो इधर से यह पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, कहां से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यह रुधिर पहुंचेगा शुद्ध होने के लिए दाहिने फेफड़े में, और इधर से बाएं वाले फेफड़े में पहुंचेगा शुद्ध होने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये दोनों अब शुद्ध होने के लिए पहुंच गए। जब शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध होने के बाद वह फेफड़े में चूंकि क्या है, हम श्वसन किए हैं, तो ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन कहाँ गया, हमारे लंग्स में है, फेफड़े में है। अब लंग्स में जब जाएगा यह रुधिर, तब वहां से यह ऑक्सीजन मिल जाएगा, किसमें, ब्लड में। अब ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा तो ब्लड में मिल जाएगा, और उस ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा। अब वह ब्लड पहुंचेगा किसके पास, वह ब्लड पहुंचेगा आपके पल्मोनरी वेन के पास। किसके पास? पल्मोनरी वेन के पास। सॉरी, इसको रेड कलर से दिखाते हैं। ये पल्मोनरी वेन के पास पहुंचेगा, और इस पल्मोनरी वेन के द्वारा क्या करेगा, ये घुसेगा किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसमें घुसेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में, यानी कि बाएं वाले अलिंद में। यहाँ बाएं वाले अलिंद में जो घुस रहा है वो कैसा है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, शुद्ध रुधिर है। अब यह ऑक्सीजन युक्त जब लेफ्ट आर्ट्रियम में घुस रहा है, तो फिर यहाँ पर संकुचन होगा, और संकुचन के यहाँ पर क्या होगा, शिथिलन होगा, और शिथिलन के बाद पहुंच आएगा क्या, यह ब्लड पहुंच आएगा किसमें, ब्लड पहुंच आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं वाले निलय में पहुंचाएगा। जब बाएं वाले निलय में पहुंचाएगा यह ब्लड, तो यहाँ से आपका, जब बाएं वाले निलय में पहुंचेगा ब्लड, तो यहाँ से आपका निकला हुआ होता है ये चीज, ये निकला हुआ है, ये आपका देखिए रेड कलर से जो बनाए हैं हम, ये रेड कलर से, इसको कहते हैं हम लोग सिस्टेमिक आयोर्टा। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक आयोर्टा, ठीक, इसे कहते हैं सिस्टेमिक आयोर्टा कहते हैं। ये सिस्टेमिक आयोर्टा जो है, इसके द्वारा ब्लड पहुंचता है कहाँ पर, पूरे शरीर में। क्योंकि ये शुद्ध रुधिर है ना, शुद्ध रुधिर पहले दाएं अलिंद में आएगा, और दाएं अलिंद में यहाँ पर संकुचन शिथिलन होने के बाद पहुंचेगा किसमें, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से क्या पहुंच जाएगा, यहाँ से जब इसको पंप करेगा तो यहाँ से पहुंच जाएगा यह इसके द्वारा, आयोटा के द्वारा, सिस्टेमिक आयोटा के द्वारा यह शुद्ध रुधिर, सॉरी इससे दिखा रहे हैं रेड वाले से, यह शुद्ध रुधिर पहुंच जाएगा किसके पास, ऐसे देख लीजिए, ऐसे पहुंच जाएगा शरीर के अब सभी अंगों में। यहाँ पर आयोटा जाके आर्टेरियोल में ऐसे बढ़ जाएगा, आर्टरी में बटेगा, आर्टेरियोल में बटेगा, और बढ़ करके शरीर के सारे अंगों तक ब्लड को पहुंचा देगा। ठीक है, आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई।
तो बाएं वाले अलिंद में पहुंच रहा है अशुद्ध रुधिर, और अशुद्ध रुधिर फिर बाएं वाले अलिंद से बाएं वाले निलय में पहुंच रहा है। अब बाएं वाले निलय से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में जा रहा है शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होकर के किसके पास पहुंचा? पल्मोनरी वेन के पास। पल्मोनरी वेन के द्वारा घुसा किसमें? दाहिने वाले अलिंद में, और दाहिने वाले अलिंद से घुसा किसमें? दाहिने वाले निलय में। दाहिने वाले निलय से पंप होकर के कहा गया शरीर के सारे भाग में ब्लड पहुंच गया। ठीक है, अब कुछ और भी इसमें टर्म है कि देखिए यहाँ पर दो वाल्व पाए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी थोड़ा सा मुड़ा हुआ चीज है ये, यहाँ पर ये दो वाल्व पाए जाते हैं। तो बायां जो अलिंद है और बायां जो निलय है, इन बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है बाईकस्पिड वाल्व। क्या पाया जाता है? बाईकस्पिड वाल्व। बाई मतलब दो, ठीक है, कस्पिड मतलब कर्व हुआ, टेढ़ा। यह बाईकस्पिड वाल्व पाया जाता है। और दाएं वाले अलिंद और दाएं वाले निलय के बीच में जो पाया जाता है वह ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ये बाईकस्पिड वाल्व और यहाँ पर पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये देखिए इनमें ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाता, तीन तरह का फोल्ड होता है। यहाँ पर तीन तरह का फोल्ड होता है इसलिए ट्राइकस्पिड बोलते हैं। यहाँ दो ही फोल्ड होता है इसलिए इसे बाईकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, दाहिने वाले जो आपका अलिंद है यहीं पर पाया जाता है यसे नोड, या इसे ही कहते हैं पेस मेकर। यसे नोड या इसे ही कहते हैं पेस मेकर। जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट धड़कता है हमारा, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, कंट्रैक्शन रिलैक्शन जो होता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स सिस्टोल डायस्टोल जो होता है, ये सिस्टोल डायस्टोल की जो क्रिया होती है वह इसी के द्वारा संचालित होती है, यसे नोड के द्वारा ही संचालित होती है। कि सिस्टोल और डायस्टोल यानी पंप करने का जो काम करता है हमारा हृदय हमारा इसी के द्वारा पंप करता है, यसे नोड की सहायता से ही पंप कर पाता है। ठीक है, तो ये आपको यसे नोड ये चीज समझ में आ गया। अब देख लीजिए कि ये जो हमारा पल्मोनरी जो आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी ऐसे नीचे की तरफ खुला नहीं रहता है, यहाँ पर भी पाया जाता है वाल्व। और वाल्व कैसा होता है? आपका अर्धचंद्राकार होता है, अर्ध सेमी ल्यूनर। ल्यूनर चंद्रमा से मतलब सेमी माने आधा। तो यहाँ पर पाया जाता है, पी लिखे हैं खाली, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या पाया जाता है? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। देखिए क्यों पाया जाता है? क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो न, भैया देखिए कि यहाँ से जब यह इसको पंप कर रहा है, यहाँ से ब्लड जब इसमें चढ़ रहा है तो यह क्या करेगा? यह जब शिथिलन होगा इसमें, यह जब कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ चढ़ेगा? इसमें चढ़ेगा। तो ये इसमें से चढ़ करके जब जा रहा है तो कोई जरूरी है क्या कि जाएगा? यहाँ तक पहुंचा तब तक क्या हुआ? ये फिर शिथिल हो गया तो ब्लड फिर बैक फ्लो होना हो जाए। तो ब्लड बैक फ्लो ना हो इसके लिए इसमें वाल्व पाया जाता है, उसको वाल्व को कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक उसी प्रकार से क्या है, चूंकि पल्मोनरी आर्टरी है इसीलिए कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आपका आयोर्टा है, यह वाला सिस्टेमिक आयोर्टा, ये जो जा रहा है दैहिक चाप में घुस रहा है, इसमें भी बैक फ्लो ना हो इसके लिए इसमें भी पाया जाता है आपका सिस्टेमिक आयोर्टा में भी पाया जाता आयोर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या पाया जाता है? आयोर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व पाया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया इतना। अब देख लीजिए एक चीज और इसमें कि यहाँ पर एक ओपनिंग और होती है इसमें, राइट जो आर्टरियम है इसमें तीन ओपनिंग होती है। तो एक ओपनिंग, दो ओपनिंग हमने पढ़ लिया, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इसके अलावा होता है एक साइनस का ओपनिंग होता है। और ये जो बायां वाला जो हमारा अलिंद है इसमें चार ओपनिंग होती है, 1 2 3 4 ओपनिंग होती है। कैसे कैसे होती है यहाँ पर डिटेल में नहीं जानना है, बस आप थोड़ी सी जानकारी के लिए जान लीजिए, क्लास 11th में इसको बताया जाएगा फुल डिटेल में। ठीक, तो यहाँ पर 4 ओपनिंग, यहाँ पर 3 ओपनिंग, 4 ओपनिंग 3 ओपनिंग। ठीक है, अब जो है यह ब्लड कैसे फ्लो हुआ ये चीज आपको समझ में आ गया। एक चीज और हमने यहाँ पर लिख रखा है
फोसा ओवैलिस, क्या लिख रखा है, फोसा ओवैलिस। बच्चा जब अपने माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, यूटेरस में रहता है, तो वहां पर बच्चे के दोनों, ये जो दाहिना वाला अलिंद है और बायां वाला अलिंद है, दोनों के बीच में पाया जाता है एक छिद्र। देख लीजिए यहाँ पर बनाए हुए हैं हम एक छिद्र, दाहिने अलिंद और बाएं अलिंद के बीच में पाया जाता है एक छिद्र। और इसी छिद्र का नाम, ये छिद्र जो होता है वह होता कब है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद यह क्या होता है, बंद हो जाता है छिद्र, यह छिद्र बंद हो जाता है। और इसी छिद्र जब बंद हुए उस छिद्र को कहते हैं फोसा ओवैलिस। क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस। कभी कभार यह छिद्र जब जन्म लेते वक्त बच्चे में बंद नहीं होता है, क्योंकि छिद्र को बंद क्यों होना जरूरी है, क्योंकि ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा, इधर अशुद्ध रक्त है इधर शुद्ध रक्त है, दोनों का मिक्सिंग हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, शरीर नीला पड़ने लगेगा बच्चे का, और शरीर नीला पड़ने लगेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, बच्चा मर जाता है। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, इसी को कहते हैं बच्चे के दिल में। ऐसा नहीं है कि हार्ट में कहीं से कुछ जाकर घुस गया है, छेद हो गया है। तो यही जो फोसा ओवैलिस वाला अगर यह छेद छिद्र जो है बच्चे के जन्म के बाद ढका नहीं तो बचा रह जाता है, जिसे कहते हैं बच्चे के दिल का छेद कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया है आपका। अब इतना आपको समझ में आ गया कि हार्ट कैसे हमारा काम करता है। ठीक है, तो हार्ट में एक बार क्या करता है, हार्ट में ब्लड आता है, पूरे शरीर से ब्लड आता है, दाहिने वाले अलिंद में आएगा तो ये क्या करेगा, अपने क्या है, यानी कि शिथिल अवस्था में रहेगा, ये अपने क्या है, शिथिल अवस्था में रहेगा। जब इसमें संकुचन होगा तो ब्लड पहुंचेगा कितने, जब इसको दबाएगा तो ब्लड पहुंच जाएगा यहाँ पर, इसमें पर पहुंच जाएगा ब्लड, और ये क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। यहाँ से ब्लड को फेंक करके इसमें यह शिथिल हो जाएगा, और जब यह शिथिल होगा तो यहाँ पर भार पड़ेगा, जब यह भार पड़ेगा तो यहाँ से निकला हुआ है आपका पल्मोनरी आर्टरी में तुरंत घुस जाएंगे ब्लड, और घुस करके क्या होगा, जब ये भी कंट्रैक्ट होगा तो यहाँ से ब्लड इसमें घुस करके पहुंच जाएंगे फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। अब फेफड़ों से क्या हुआ, वह ब्लड फिर पहुंच रहा है किसमें, पल्मोनरी वेन में पहुंच रहा है, पल्मोनरी वेन से दाहिने वाले अलिंद में पहुंचा। ठीक वहीं पर यह भी क्रिया होगी, यह भी पहले शिथिल अवस्था में था जब ब्लड आया, और जब ब्लड इसमें भर गया तो क्या करेगा, संकुचित जब होगा तो संकुचित होने पर पहुंच जाएगा किसमें, बाएं वाले नीले में पहुंच जाएगा। अब बाएं वाले नीले में जब ही पहुंचेगा, ये पहले शिथिल था, अब जाकर के ये जब कंट्रैक्ट होगा तो इसका मसल कंट्रैक्ट होने पर इसके द्वारा पहुंच जाएगा किसके, कहां पर, ये आयोटा के द्वारा, सिस्टेमिक आयोटा के द्वारा शरीर के सारे अंगों में ब्लड फ्लो कर दिया जाएगा। होता क्यों है शिथिलन और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता क्यों है, इसकी जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो विशेष प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं, इसलिए क्या हुआ, इसमें शिथिलन होता है। ठीक है, पैपिलरी मसल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनमें कंट्रैक्शन थोड़ा सा होता है। ठीक, तो ये समझ लिए आप लोग, हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लिए। ठीक है, हार्ट को समझ लिए आप लोग अच्छी तरीके से कि हार्ट होता क्या है। ठीक है, तो हार्ट में सिस्टोल डायस्टोल यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया के द्वारा यह धड़कता है और उसी के द्वारा ब्लड पंप होता है। ये हमारा खत्म हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर। अब इसको हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है, लेकिन है तो बहुत सारी चीजें। अब देख लीजिए कि ये तो हमारा मनुष्य का था, तो मनुष्य में देख रहे हैं कि एक बार ब्लड कहाँ से, एक बार ब्लड जो है वह मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का जो ये हृदय था, तो इस मनुष्य के हृदय में आपके, इस मनुष्य के हृदय में ब्लड क्या है, एक बार पहुंच रहा था। ये आपका मान लीजिए था, ये
तो ये जो मनुष्य का हृदय है, तो एक बार देख रहे हैं कि शरीर के सारे अंगों से यानी कि बॉडी से एक बार मनुष्य में बॉडी से यानी पूरे शरीर से ब्लड पहुंच रहा है। कहाँ पे ब्लड पहुंच रहा है? हार्ट में पहुंच रहा है, और फिर हार्ट से निकल जा रहा है, हार्ट से निकल जा रहा है, और हार्ट से निकल करके क्या पहुंच जा रहा है? फेफड़े को पहुंच रहा है, फिर हार्ट से निकल जा रहा है, फिर फेफड़े के पास यानी कि लंग के पास पहुंच जा रहा है, और फिर यह लंग से फिर पहुंच रहा है किसमें? आपके हार्ट में पहुंच रहा है, और फिर हार्ट से कहाँ पहुंच जा रहा है? ये बॉडी में पहुंच जा रहा है, ये बॉडी में पहुंच जा रहा है। ठीक, तो देख रहे हैं कि बॉडी में यह जो रक्त है 2 बार एंट्री, हार्ट में यह रक्त 2 बार एंट्री कर रहा है। एक बार शरीर से एंट्री कर रहा है पूरे हार्ट में, और फिर पंप होकर के लंग्स में जा रहा है, और लंग से फिर आ रहा है शरीर में, और शरीर से फिर हार्ट में आ रहा है, हार्ट से फिर शरीर में जा रहा है। तो यह 2 बार क्या हुआ? एंट्री किया शरीर में। इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, ये जो 2 बार शरीर में ब्लड एंट्री कर रहा है, तो 2 बार एंट्री करने के कारण इसे बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन, DOUBLE, डबल सर्कुलेशन, या इसे ही कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, 2 बार हृदय में जाता है ब्लड, इसलिए दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें पाया जाता है आपके हायर एनिमल्स जो है, हायर एनिमल्स में पाया जाता है दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मछली देख लीजिए कि अगर फिश है तो मछली में, तो मछलियों में क्या होता है? तो और इसमें हृदय किसमें कितने वेश्म का होता है? वेश्म भी कहते हैं, 4 वेश्म कहते हैं, 4 कच्छी कहते हैं, 4 चेम्बर्ड कहते हैं। आप जैसे बोल लीजिए, मछली में जो हृदय होता है, तो मछली का हृदय जो होता है वह कितने कोष्ठकों से बना होता है? उसमें कितने वेश्म पाए जाते हैं? वेश्म कह लीजिए, कच्छ कह लीजिए, चेम्बर कह लीजिए। तो मछली का हृदय द्विकक्षी होता है। कैसा होता है? द्विकक्षीय होता है, यानी कि उसमें सिर्फ 2 ही कक्ष होते हैं, एक अलिंद और एक निलय। ठीक है, अलिंद निलय नहीं होता है उसमें, चूंकि जब 4 कक्ष है तब ना अलिंद और निलय में बटा हुआ है। तो ये अलिंद इधर, एक अलिंद उधर, एक निलय उधर, एक निलय इधर, अलग अलग था। तो इसमें एक अलिंद एक निलय पाया जाएगा, यानी कि द्विकक्ष पाया जाएगा। द्विकक्ष में द्विकक्षी होने के नाते सिर्फ 2 ही कक्ष हैं, तो इसमें द्विकक्षी होने के नाते मछली जो है, मछली में क्या है कि बॉडी, जो इसकी बॉडी है, इसमें पाया जाएगा इसका हार्ट। अब जो ब्लड है, इसमें जो ब्लड है वह एंट्री करेगा किसमें? आप इसके बॉडी में। बॉडी में मान लीजिए ब्लड है, वह ब्लड जो है पूरे शरीर में घूमता है, इसके मछली के पूरे शरीर में, यानी कि जब पोषण प्राप्त की, पोषण से ही उसमें क्या बना, पोषण से जो पोषक तत्व है वो ब्लड के रिलीज के द्वारा किसमें मिले? इसके ब्लड में मिले। अब ब्लड से वह पहुंचते किसमें है? फेफड़े वोफड़े में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, पहले वो पहुंचते हैं किसमें? आप इसके गिल में पहुंचते हैं। द्विकक्षी मछली का हृदय द्विकक्षी होता है। ठीक है, और इसमें द्विकक्षी होता है, तो द्विकक्षी है तो इसमें सिर्फ एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। कैसे एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा? कि यहाँ से रुधिर पूरे शरीर से घूम करके सिर्फ जाएगा गिल के पास, और गिल जो यहाँ पर होता है स्लिट छिद्र होता है, गिल के पास जा करके गिल में जो पानी ली है मछली, उस पानी में होता है ऑक्सीजन। अब वही ऑक्सीजन क्या करेगी? ब्लड में मिला देगी, फिर वही क्या होगा? पूरे शरीर में घूमता रहता है, यानी किसी के पास गया नहीं। इस मतलब कि क्या हुआ कि बॉडी में ही, इसके बॉडी में ही, बॉडी से कहाँ पहुंचा? वह बॉडी से पहुंचा गिल के पास, गिल के पास पहुंच गया, और गिल में वो होकर के कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर कहाँ पहुंच गया? फिर बॉडी में घूम रहा है।
ठीक, ऐसा नहीं है कि बॉडी से निकल करके एक बार फेफड़े में जाएगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से फिर शरीर में जाएगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट बॉडी में ही, बॉडी से निकला किसमें गया, गिल में गया, गिल में जाके ऑक्सीजनेटेड हुआ और ऑक्सीजनेटेड होकर फिर बॉडी में घूम रहा है। तो सिर्फ एक ही राउंड घूम रहा है। और हार्ट में देखा था आपने, एक राउंड दिए और फिर एक राउंड, 2 राउंड। इसलिए इसमें क्या होता है, एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसलिए मछली में क्या पाया जाता है, मछली में एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एकल, मिटा देते हैं इसको, एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो मछली में एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, कुछ जो ऐसे भी जीव हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जैसे उभयचर एवं सरीसृप है, उनमें 3 कक्षीय हृदय मिलता है। बिठाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। डबल सर्कुलेशन हायर एनिमल्स में पाया जाता है, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। मछली का हृदय द्विकक्षीय होता है, इसमें एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए कि कुछ उभयचर एवं सरीसृप जो है, उभयचर एवं सरीसृप, उभयचर एवं सरीसृप, जो उभयचर एवं सरीसृप हैं, इनमें क्या है, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। उभयचर एवं सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, उभयचर एवं सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। और जब 3 कक्षीय हृदय पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री करेगा वो पूर्ण रूप से ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। यानी कि इनमें जो है अशुद्ध रुधिर पूरे शरीर में बहेगा। अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर का मिक्सअप रहेगा, एकदम टोटली अशुद्ध भी नहीं रहेगा और टोटली शुद्ध भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनमें 3 कक्षीय हृदय है, तो इनमें जो हृदय में जो इनके बॉडी में जो फ्लूइड, जो रक्त जो है प्रवाहित होगा, वह क्या होगा कि मिक्सअप क्वांटिटी का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिए हुए होगा। तो इनके शरीर में वह क्षमता पाई जाती है कि यह अशुद्ध रुधिर को भी क्या करते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, उभयचर एवं सरीसृप। ठीक है, तो यह वो उसमें भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये जो रुधिर है, रुधिर जो हमारे शरीर में बह रहा है, इसका काम क्या है? तो पहले जो हम रुधिर जब देख लेंगे रुधिर के टॉपिक को, तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि इसका काम क्या है। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग, अगले वीडियो में, अभी के लिए रहने देते हैं इतना, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ब्लड के विषय में, लिम्फ के विषय में और प्लेटलेट्स के विषय में, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। ब्लड प्रेशर के विषय में देखेंगे, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है। अगले वीडियो में हम लोग इसके लिए देखेंगे। तब तक यह वीडियो देखिए, जो दिक्कत होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।